प्रिय दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमारी जो बातचीत हुई थी और वो हुई थी डायरी के बारे में। तो यानी कि डायरी की उपयोगिता, प्राचीन काल में डायरी की परंपरा, डायरी का वर्गीकरण, डायरी की विशेषताएं, इन सब पर हमारी बातचीत हो चुकी थी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है संदर्भ ग्रंथ की महत्ता। और संदर्भ ग्रंथ की महत्ता जो ये बिंदु है बोर्ड की एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इस पर पूरा ध्यान देना ज़रूरी है। इस पर पहले भी यानी कि प्रश्न आ चुका है और आगे भी इसकी संभावना बनती है, तो उसी क्रम में अपने को इस बात का ध्यान रखना है। संदर्भ ग्रंथ की महत्ता में यहाँ पर कहा गया है कि समाचार माध्यमों में कार्य करते समय किसी घटना के लिए पुराने संदर्भों की आवश्यकता होती है और यह कार्य समाचार पत्र कार्यालयों अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों में पुस्तकालय अथवा तकनीकी भाषा में संदर्भ संग्रहण कक्ष होता है, जहां पर सभी घटनाओं अथवा विभिन्न मुद्दों से संबंधित समाचारों अथवा कथाओं को अलग अलग दस्तावेज के रूप में सहेज कर रखा जाता है। संपादक किसी भी कथा अथवा विषय पर लेखन करने से पूर्व आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ एकत्र करने के लिए पुस्तकालय का सहारा लेता है। इससे समाचार अथवा कहानी रुचिकर और पठनीय हो जाती है। इतना ही नहीं, कई बार पाठक इसे अनेक स्थानों पर संदर्भ के रूप में भी सहेज कर रखते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी विशेष नेता अथवा व्यक्तित्व के राजस्थान आगमन के समाचार को मात्र 2 या 3 पंक्तियों में पूरा किया जा सकता है, किंतु यह मात्र सूचनापरक होकर रह जाएगा। इसकी पठनीयता बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति विशेष के राजस्थान से जुड़ी पुरानी स्मृतियों, पूर्व में की गई यात्राओं, पूर्व में लिए गए साक्षात्कारों अथवा राजस्थान से बाहर राज्य के संदर्भ में कथन अथवा बयान को एकत्र कर उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे पाठकों की स्मृतियां ताज़ा हो जाती हैं और संदर्भित पक्ष भी लाभान्वित होता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो संदर्भ ग्रंथ की महत्ता के संदर्भ में बात बताई गई है और वो बात यहाँ पर मूल रूप से ये बताई गई है कि आज जैसे समाचार पत्र हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आज के इस दौर में इनके लिए इसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है। जैसे समाचार पत्र के जो कार्यालय हैं, वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो संस्थान हैं या यूँ कहें कि पुस्तकालय हैं, या फिर जो तकनीकी भाषा में संदर्भ संग्रहण कक्ष होता है। कहने का मतलब है कि पूर्व में जो हुई जो घटनाएं हैं या समाचार पत्रों में छपी हुई जो खबरें हैं, इन सभी का वहाँ पर संग्रह किया जाता है या संग्रह किया हुआ होता है। और जब भी यानी कि व्यक्ति को कोई नया समाचार प्रस्तुत करना होता है, तो उससे पहले जुड़ी हुई जो घटना है उस घटना को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर वो उन दोनों का समायोजन है वो करता है। अब यहाँ पर जो बात आई, इस बात में हमें ये उदाहरण भी देखना है यहाँ पर जो कि समाचार माध्यमों में कार्य करते समय किसी घटना के लिए पुराने संदर्भों की वहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। और जैसे समाचार पत्र कार्यालय, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान, पुस्तकालय या तकनीकी भाषा संदर्भ जो भाषा में संदर्भ संग्रहण कक्ष होते हैं ये, और सभी जो घटनाएं हैं या विभिन्न जो मुद्दों से संबंधित जो समाचार या जो कथाएं हैं उनको अलग अलग दस्तावेज के रूप में वहाँ पर संभाल कर रखा जाता है। अब संपादक किसी भी कथा अथवा विषय पर लेखन करने से पहले मान लीजिए कि उसको संदर्भ एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो या तो इन पुस्तकालयों का सहारा लेता है, वहाँ पर जाता है, वहाँ से उनसे जुड़ी हुई जो खबरें हैं उनको लेता है, देखता है, ढूंढता है। और इससे जो यानी कि जो समाचार या जो कहानी वो बहुत ज़्यादा रुचिकर और पठनीय हो जाती है। कहने का मतलब है कि संदर्भ ग्रंथ की महत्ता इस बात में है कि पुरानी चीज़ों को देख करके जोड़ करके नई चीज़ के साथ प्रस्तुत किया जाए, तो वो जो खबर या समाचार या जो भी घटना है वो और ज़्यादा पाठकों के लिए रुचिकर
हो जाती है। इसमें आगे जो बात बताइए वो ये बताइए है कि मान लीजिए कि जैसे कोई नेता है और उसका राजस्थान आगमन है, यानी किसी भी क्षेत्र में आगमन हुआ है, तो उससे पहले यानी कि उस व्यक्ति के जीवन के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके कर्तृत्व के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। मान लीजिए कि वो राजस्थान में ही उसका आगमन हो रहा है और राजस्थान में फिर से आ रहा है, तो उससे पहले की कौन सी घटना उनसे जुड़ी हुई है, उन सारी चीज़ों को वो क्या है कि देखता है, संग्रहित करता है और उन बातों को ध्यान में रखते हुए फिर उसके बारे में लिखता है और वो ज़्यादा रुचिकर और सरस हो जाती है। ये बात यहाँ पर मूल रूप से बताई गई है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात यह है कि मान लीजिए कि उसके आगमन की सूचना ही देनी है, तो वह तो एक दो पंक्ति में ही खत्म हो जाएगी। तो उसको और ज़्यादा विस्तार रूप देने के लिए संदर्भ ग्रंथों की ज़रूरत पड़ती है और इनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो या तो पुस्तकालय, जो पहले भी यानी इस बात का जिक्र हो चुका पुस्तकालय है, या फिर ये जो मीडिया और तकनीकी भाषा संदर्भ संग्रहण कक्ष होता है, वहाँ से इन चीज़ों को प्राप्त करके और फिर वो बहुत ही विस्तारित रूप में उसको रुचिकर ढंग से पेश करता है। उसी क्रम में आगे देखिए, इसी प्रकार मौसम की खबरों में जब शहर का तापमान सर्वाधिक या न्यून रहता है, उस दिन संपादक विगत 10 वर्षों में रहे तापमान का लेखा जोखा एकत्र करता है और उसे मौसम विज्ञानी के कथन के साथ प्रस्तुत करता है, ताकि पाठकों को तापमान में हुए परिवर्तन अथवा उत्तरोत्तर वृद्धि या कमी के बारे में स्वतः ज्ञान हो पाता है। यदि इन्हीं संदर्भों को जोड़कर शीर्षक देने की आवश्यकता हो तो इस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है, गर्मी ने विगत 50 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों कि यहाँ पर मान लीजिए कि मौसम विभाग की तरफ से कोई खबर छापनी है, तो वह यानी कि इस प्रकार से उस खबर को प्रस्तुत करेगा कि जैसे कि तापमान है वो सर्वाधिक या न्यून, उसमें अधिकता और कमी जो आती है, तो वो उस दिन की यानी पिछली जो खबर है, मान लीजिए कि 10 वर्षों का यहाँ पर उदाहरण देते हुए इन्होंने कहा कि पीछे के जो 10 वर्ष हैं यानी कि उनका लेखा जोखा एकत्र करता है और उसके बाद में उसको प्रस्तुत करता है। और वो जो परिवर्तन यानी कि जो भी होता है उसमें वृद्धि होती है कि कमी होती है, वह स्पष्ट रूप से लोगों के सामने या पाठकों के सामने आ जाती है और इन्हीं संदर्भों को जोड़ करके वो शीर्षक देने की आवश्यकता भी महसूस करता है और उसको वह बहुत ही यानी कि रुचिकर और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करता है, जैसे कि गर्मी ने विगत 50 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। और इस प्रकार से जब यानी उस समाचार को प्रस्तुत करता है तो उसमें आकर्षण बढ़ जाता है, पाठक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये तो बात हुई यानी कि संदर्भ ग्रंथों की। और संदर्भ ग्रंथों की महत्ता पर आधारित एक प्रश्न जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका, यानी कि पूछा जाता है और पहले पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके सारांश की। आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर रिपोर्टाज रखा जा सकता है, कल्पना के आधार पर नहीं, लेकिन तथ्यों के वर्णन मात्र से रिपोर्टाज नहीं बना करता। रिपोर्ट भले ही बन जाए, घटना प्रधान होने के साथ साथ रिपोर्टाज कथा तत्व से भी युक्त होता है। रिपोर्टाज लेखक जनसाधारण के जीवन की सच्ची घटना को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर सारांश में जो बात कही गई है, इस पाठ के सारांश की बात है। पहले सबसे पहले रिपोर्टाज की बात हुई, तो यहाँ पर रिपोर्टाज के बारे में ही बात कर रहा है कि जो आंखों देखी कानों सुनी जो घटनाएं उनके ऊपर रिपोर्टाज लिखा जा सकता है, कल्पना को आधार बना करके रिपोर्टाज नहीं लिखा जा सकता। और अगर मान लीजिए किसी घटना का सिर्फ वर्णन करना है या तथ्य ही प्रस्तुत करने हैं, तो वो रिपोर्टाज भी नहीं हो सकता, उसको हम सिर्फ रिपोर्ट कह सकते हैं। क्योंकि रिपोर्टाज की खास बात यह है कि उसमें साहित्यिक शैली का प्रयोग होना चाहिए, सरस होना चाहिए और रुचिकर होना चाहिए। और जो रिपोर्टाज है वो लेखक यानी कि जनसाधारण के जीवन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको प्रस्तुत करता है और उनमें भी कथा तत्व का समावेश होता है। फिर आगे देखिएगा,
और उत्सवों, मेलों, बाढ़ों, अकालों, युद्धों और महामारियों जैसे सुख दुख के क्षणों में जनता को निकट से देखता है। मनुष्य की विकास गाथा में यायावरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अपने जीवन काल में व्यक्ति यात्रा अवश्य करता है। यात्रा करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, यानी यात्री को यात्रा से तटस्थ दृष्टि प्राप्त होती है। वह जीवन की कृत्रिमता से दूर जाकर जीवन की वास्तविकता की अनुभूति करता है। उसके हृदय में पर्यावरण के प्रति अपनत्व का भाव जागृत होता है। डायरी लिखना भी एक कला है। डायरी लेखन से लेखक के आत्मीय गुण एवं प्रवृत्तियां उजागर होती हैं। डायरी लेखन से व्यक्ति दिनों दिन परिष्कृत होता जाता है एवं जीवन में मानवीय मूल्यों का विकास होता है। संदर्भ ग्रंथ में पूर्व में हुई घटनाओं की मूल्यवान जानकारी देते हैं। पत्रकारिता एवं शोध कार्य के क्षेत्र में संदर्भ ग्रंथों का अत्यधिक महत्व है। पूर्व में घटित घटनाओं की जानकारी के साथ वर्तमान घटित घटनाओं की तुलना संदर्भ सामग्री द्वारा ही की जा सकती है। इससे वातावरण एवं परिस्थितियों में आए बदलाव को सुगमता से समझा जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बात बताई गई है और वो बात बताई गई है कि जैसे उत्सव, मेले, बाढ़, अकाल, युद्ध, महामारी, सुख दुख, इन क्षणों का, यानी कि जो लेखक है या रिपोर्टाज लिखने वाला व्यक्ति है वो उन घटनाओं को निकटता से देखता है। जनता कैसा महसूस करती है उन चीज़ों को वो बहुत ही पास से देख करके, महसूस करके और फिर प्रस्तुत करता है। उसी के कारण वो सरस होते हैं। वहीं इन्होंने यात्रा के संदर्भ में बताया कि मनुष्य की जो विकास गाथा है इसमें यायावरी यानी कि घुमक्कड़ जो प्रवृत्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। अपने जीवन काल में व्यक्ति हमेशा यात्रा करता है और यात्रा करना ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण भी है कि उसे अच्छा भी लगता है। और वहीं पर यात्री को यात्रा से तटस्थ दृष्टि प्राप्त होती है, यानी वह निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करता है और ये जीवन की कृत्रिमता से दूर जाकर जीवन की वास्तविकता की अनुभूति करता है। कहने का मतलब पारिवारिक सामाजिक जीवन से निकल करके और एक ऐसी दुनिया में वो यात्रा करते समय प्रवेश करता है जिसको बहुत ही नज़दीकी से देखता है, अनुभव करता है, महसूस करता है और जो पर्यावरण है उसके प्रति भी अपनेपन का भाव उसके मन में जागता है। उसके बाद में डायरी की बात आती है। तो यानी डायरी लेखन के बारे में यहाँ पर बताया कि ये एक कला है। जो डायरी लेखन से जो लेखक के आत्मीय गुण और प्रवृत्तियाँ हैं उनका पता चलता है, वो प्रस्तुत होती हैं। और डायरी लेखन से जो व्यक्ति है वो भी अपने आप को परिष्कृत करता है, अपने भीतर बुराइयों को छोड़ता है और अच्छाइयों को ग्रहण करता है, नवीनता लाता है। जीवन में जो मानवीय मूल्य हैं उनका विकास व्यक्ति के भीतर होता रहता है, अर्थात डायरी लेखक के भीतर होता है। जहाँ तक बात आती है संदर्भ ग्रंथों की, तो संदर्भ ग्रंथों के संबंध में भी यही बात बताई है कि जो पूर्व में हुई जो घटनाएं हैं उनकी मूल्यवान जानकारी देने का जो कार्य है वो कार्य संदर्भ ग्रंथ करते हैं। पत्रकारिता एवं शोध कार्य के क्षेत्र में भी जो संदर्भ ग्रंथ हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्व है। वहीं पर पूर्व में घटित जो घटनाएं उनकी जानकारी वर्तमान के साथ घटित घटना के आधार पर रख करके और तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी संदर्भ जो सामग्री है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और इस प्रकार यानी कि जो वातावरण और परिस्थिति है उसमें जो बदलाव है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो बात है संदर्भ ग्रंथों की महत्ता के संदर्भ में बात आई और वहीं सारांश में हमने पाठ में जितनी जो बातें पढ़ी थी उनका सार रूप में अध्ययन किया है। प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ तक संवाद सेतु की बात आती है, संवाद सेतु जो पुस्तक है वो अपनी इसी के साथ में पूर्ण होती है और हम एक नया बिंदु लेकर के आगे आएंगे। इससे पहले मैं दो बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ कि जितनी भी जैसे कि पूर्व में सर्जन पुस्तक की बात आ गई, पीयूष प्रवाह की बात आ गई, अब संवाद सेतु की बात आ गई, इनको बहुत ही अच्छे ढंग से सलीके से प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया गया है। मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों को इसका बहुत लाभ मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा और इसका लाभ आप लोगों ने उठाया भी है।
क्योंकि आप लोगों के द्वारा यानी कि जो लाइक शेयर जो बढ़े हैं या फिर आप लोगों के द्वारा की गई जो टिप्पणियां हैं वो मुझे ऊर्जा देती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, अपने चिर परिचितों में इसको बढ़ाएं और सब्सक्राइब करें और करवाएं, ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके और इसमें और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास मैं करता रहूं। तो अब हम एक नए बिंदु के साथ आपसे आगे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, क्योंकि इसमें और भी बहुत नवीन बातें आगे आने वाले हैं। अब आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।